हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सब्जेक्ट का नाम है करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज। आज हम इसका यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं ये हम देखेंगे। जिसे नाम में ही लिखा है करेंसी की बात कर रहा है, ठीक, करेंसी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो करेंसी बैंकिंग, पहले तो हम समझेंगे करेंसी क्या है इस पूरे एक लेक्चर में, मतलब ये जो आपका ये पूरा सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले तो हम यही देखेंगे करेंसी क्या होता है, ठीक, जिसको कहा गया है करेंसी में कि मनी। करेंसी आपकी क्या है? मनी है ना। तो इसमें टॉपिक आता है आपका मनी। व्हाट इज मनी? ठीक, मनी क्या है, मनी को कैसे, उसके थ्योरीज हैं। मुझे कलर दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला। ओके, मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, मनी क्या कहता है, मनी की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मनी इवॉल्व हुआ है, कैसे इवॉल्व होकर आया है, इन सारे चीजों के बारे में हम आज के इस टॉपिक में, आज जो यूनिट 1 जो आपका है वो प्रॉपर पूरी तरीके से करेंसी पे ही है, मनी पे ही है। ठीक, तो पहला यूनिट जो आपका है वो प्रॉपर तरीके से मनी पे है या मॉनेटरी सिस्टम पे है। ठीक, या मॉनेटरी सिस्टम पे। ठीक, इन्हीं दो पे आपका ये फर्स्ट यूनिट डिपेंड करता है। नेक्स्ट यूनिट में जाओगे फिर उसमें आ जाता है थोड़ा सा क्रेडिट आ जाता है, कि क्रेडिट आता है, इन्फ्लेशन आता है, तो इसमें फिर आ जाता है बैंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिट इस पे स्टार्ट होता है। एंड लास्टली करते करते सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में एक्सचेंज की बात की जाती है। तो एक तरीके से आपको एक्सचेंज में फिर आ जाता है आपका वही मार्केट आ जाता है पूरा। ठीक, कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट, ये सारे कंसेप्ट आपके एक्सचेंज में आ जाते हैं फिर। सिंपली हमें आपका जो टॉपिक है, जो आपको सब्जेक्ट बनाया गया है, कहीं कहीं इस टॉपिक का नाम जैसे करेंसी बैंकिंग एक्सचेंज है, कहीं कहीं मनी बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग करके भी होगा, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी करके भी हो सकता है। तो ये सारे चीज जितने भी मॉनेटरी के टर्म लेकर आए, मनी का टर्म लेकर आए, करेंसी का टर्म लेकर आए, या बैंकिंग के साथ उसको रिलेट किया जाए, तो उन सबके लिए ही ये जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आगे सिलेबस देखना, सिलेबस देखोगे अगर आपके सिलेबस से, आपके किसी सब्जेक्ट से मैच कर रहा होगा तो आप इस पूरे लेक्चर को देख सकते हो। ठीक, चलो, सिलेबस हमने अपने टॉपिक डिस्कस कर लिया, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। अब देख लो, आपका हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, यही आपका क्या है, सिलेबस है। ठीक, चलो कोई नहीं, ठीक, ये आपका सिलेबस है। ओके, तो सिलेबस में क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। फर्स्ट आपका लिखा है कि व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ मनी। ठीक, मनी के बारे में मैंने कहा था ना, सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो फंक्शन क्या है मनी का, सिग्निफिकेंस क्या है, वैसे ही काम क्या है, महत्व क्या है, और अलग अलग तरह के तरीके। ठीक, मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, इन तीन चीज के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ई मनी क्या है। ठीक, ई मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखो ये थ्योरी भी है, इसमें मैंने कहा था ना, फिशर की एक थ्योरी है क्वांटिटेटिव क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ लिखा भी है, जिसमें हमें पढ़ना है इसकी मान्यताएं क्या है, मतलब अजम्पशंस क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक, मान्यता और आलोचनाएं क्या क्या है, थ्योरी दी जाती है, सर्टेन अजम्पशंस के बेस पर थ्योरी को बनाया जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर थ्योरी हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में वो सक्सेसफुल हो, तो इसलिए कुछ ना कुछ उसके क्रिटिसिज्म भी, लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक, नॉर्मल सी चीज है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा है मॉनेटरी स्टैंडर्ड, मैंने कहा था मनी की बात करेगा। ठीक, तो पहले मनी समझो, मनी से फिर बना है आपका क्या, मॉनेटरी, वही टर्म है, उसी टर्म को एक दूसरा टर्म दिया गया है, मनी से मॉनेटरी। ओके, मनी मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है, तो गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। ठीक, फिर बाय मेटलिज्म एंड मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड क्या है। ये सारे स्टैंडर्ड है, सब मनी से रिलेटेड है, मॉनेटरी से रिलेटेड है, ये सारे स्टैंडर्ड्स इनको पढ़ेंगे। अब क्या मेथड है और क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, मेथड एंड प्रिंसिपल क्या है, नोट इशू करने का। नोट इशू कौन कौन करता है, दो लोग आपके नोट इशू करते हैं, एक आरबीआई नोट इशू करता है और दूसरा गवर्नमेंट करता है, या फिजिकल फाइनेंशियल गवर्नमेंट करता है। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है, तो वो करता है। तो दो लोग आपके, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, दो लोग आपके करेंसी को इशू करते हैं, मनी को नहीं, दो लोग आपके इस मनी को करते हैं। ठीक, जिसमें से नोट कौन करता है, नोट आपका आरबीआई करता है, और कॉइन की बात करें, या कुछ ऐसे सर्टेन नोट भी होते हैं जो आरबीआई उसको इशू नहीं करता है, जो कि गवर्नमेंट ही इशू करता है। तो ये चीज भी हम इसको देखेंगे, कौन क्या इशू करता है, कितने रुपए तक का, मतलब कितने रेट तक का कॉइन जो है, कॉइन तो सारे वैसे गवर्नमेंट ही इशू करता है, लेकिन नोट की बात करें,
नोट कितने अमाउंट तक के ऊपर से आरबीआई नोट इशू करता है और कितना अमाउंट है जो गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक। लास्ट आते थे हम इस बारे में बात करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंडियन मनी। मैंने जैसे कहा था इंडियन मनी मार्केट के बारे में फिर हमें पढ़ना है, ठीक। क्लियर है इतना चीज? आपका सिलेबस ये है। अगर जिसका भी सिलेबस मैच कर रहा है और जो भी रिलेवेंट लग रहा है, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम करेंसी बैंकिंग भले ना हो, लेकिन अगर ये सिलेबस आपको ये रिलेवेंट लग रहा है, जरूरी लग रहा है, आपके सिलेबस में कहीं कहीं से मैच कर रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक। चलो, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कंसेप्ट ऑफ मनी, ठीक। सो मनी क्या है? व्हाट इज मनी? मनी को कब लाया गया था, कहां से लाया गया? चलो एक पेज ऐड करते हैं, पहले समझते हैं कि मनी क्या है, ठीक। ओके, ग्रीन कलर, लेट मी चेंज इट। चलो सबसे पहले समझते हैं कि मनी क्या है। डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, कंसेप्ट समझना है हमें। तो मनी पहले आया कहां से, टर्म मनी कहां से आया है, फिर उसका धीरे धीरे करके हम कंसेप्ट पे आएंगे, डेफिनेशंस पे आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? ये सब आपके थ्योरेटिकल पेपर के हिसाब से है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से भी, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगी वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ठीक। सो चाहे वो डीडीयू का हो, एलयू का बच्चा हो, चाहे किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मैं लिखने वाली हूँ वो है कि मनी का ओरिजिन कब हुआ था, ठीक। ओरिजिन कहां से आया है मनी का, ठीक। तो ओरिजिन जो मनी का हुआ था वो किस वर्ड से हुआ था? एक लैटिन वर्ड से हुआ था। किस वर्ड से हुआ था? ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसको कहते हैं हम, जैसे हम कहते हैं मोनेटा, ठीक। मनी किस वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से, जो क्या कहते हैं हम? मोनेटा। अब मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका? इस जो ओरिजिनल जहां ओरिजिनेट जहां से हुआ है, ओरिजिन जहां से हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है ये एक सरनेम है। किसका? सरनेम ऑफ रोम। रोम के गॉडेस का एक सरनेम है, रोम गॉडेस का, जो रोम के भगवान होंगे, गॉडेस। रोम के गॉडेस हैं, उनके ही टाइटल पे, उनके सरनेम पे आपका ये मनी, मोनेटा जो है, ये वर्ड वहां से आया है, ठीक है। क्लियर इतना चीज? किसके सरनेम पे आया है? और गॉडेस कौन थे? वो जूनो था, ओके। रोम गॉडेस कौन है? वो जूनो, ठीक। JUNO। यहां तक क्लियर हो गया चीजें? यहां तक किया है? जो कि जिसकी टेम्पल कहां पर था? टेम्पल, ये भी जो टेम्पल था वो सिचुएटेड है टेम्पल इन रोम। रोम में ही टेम्पल था और रोम के ही गॉड है, उन गॉडेस है एक्चुअली, गॉड मतलब फीमेल है, जूनो उनका नाम है, और उनके ही नाम पे ये जो लैटिन वर्ड है मोनेटा, वो उनके ही नाम, उनका ही नाम था, और इसी वर्ड पे ट्रांसलेट होके आपके इंग्लिश वर्ड में आया है मनी। क्लियर है यहां तक? यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है। तो इन्हीं के नाम पे आपका ये मनी वॉज कॉइन, मनी को कॉइन किया गया था, मनी टर्म को कॉइन किया गया था। मनी टर्म वॉज कॉइन मतलब लाया गया था, कॉइन मीन्स लाया गया था, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर है, आई होप क्लियर है आपको। राइटिंग समझ में आ रही होगी, काफी क्लियर मैं लिख रही हूँ धीरे धीरे, ठीक। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या नाम था, मतलब किसके किसके ओरिजिन पे, किसके नाम पे ये नाम रखा गया, कौन सा लैटिन वर्ड है? तो मोनेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी जो है वो किस लैटिन वर्ड किस लैंग्वेज से लाया गया था? तो वो लैटिन वर्ड से लाया गया था। वो वर्ड, लैटिन वर्ड कौन क्या था? तो मोनेटा था। आप अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखना भी चाहो तो अच्छे से इसको लिख सकते हो, तो आपके पेपर की क्वालिटी, जो लिखने का आपका आंसर राइटिंग है, वो उस आंसर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब मीनिंग क्यों है, किसके नाम पे लाया गया था, तो ये सारी डिटेल में हमने यहाँ लिख दिया। कुछ चीजों को अंडरलाइन कर दो ताकि आपको याद रहे। तो एक ये याद रखना, रोम गॉडेस कौन थी? जूनो। रोम में ही टेम्पल था, ये तो चलो ठीक है, याद रखोगे ही। मोनेटा और लैटिन वर्ड, ठीक, क्योंकि भूल जाते हैं लैटिन वर्ड था कि ग्रीक वर्ड था, तो ये लैटिन वर्ड है मोनेटा, ओके। क्लियर है? चलो अब डेफिनेशन पे चलते हैं हम, ठीक। तो एक डेफिनेशन जो आपको सदियों से बताया गया होगा, ये येलो कलर विजिबल हो रहा है, मैं चेक कर लूं एक बार। हाँ,
चलो, तो एक डेफिनेशन जो है वो सदियों से आपको बताया गया है, वो भी किसका, वॉकर का बताया गया है। ठीक, क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, उन्होंने डेफिनेशन दिया था, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक, ये उनका डेफिनेशन था। क्या समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से, कि उन्होंने बस कह दिया कि मनी वो है जो मनी करता है। ठीक, मनी वो है जो मनी करता है। ठीक, तो मनी जो भी काम कर सकता है, मतलब एक तरीके से इसको कह दिया कि यूनिवर्सल है, हर जगह मनी है, हर जगह मनी एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस है सबके में, और मनी जो है वो सारे काम कर सकता है जो वो कर रहा है, मतलब कोई भी चीज कर सकता है। एक्सचेंज के लिए कर रहा है तो एक्सचेंज, किसी को बस दे रहा है तो बस दे रहा है, एक्सचेंज वहां भले ना हो रहा हो। तो व्हाट इज मनी, सिंपल डेफिनेशन है। अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाए तो आपको ये लिख सकते हो एक लाइन में, ये डेफिनेशन दिया गया है किसके द्वारा, वॉकर के द्वारा। और डिटेल में जाओगे थोड़ा सा तो और इसमें डेफिनेशंस ऐड होते हैं, बट ठीक है, वो हम अपने कंसेप्ट में आगे जो लिखा है आपके यहाँ स्लाइड पे उसको हम देखते हैं। ठीक, अच्छा चलो, तो यहाँ पर दिया है मनी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। क्या है ये, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि क्या कहता है, ओके, सो मनी क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट है इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल कंसेप्ट दिया गया है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में दोनों में यूज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, दोनों में हम प्राइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फाइनेंस में भी हम पैसे की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े भी हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि पैसे का दाम बढ़ेगा, पैसे का दाम बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्राइस का दाम घटेगा तो डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपने पढ़ा है। तो ये जो प्राइस है, ये जो वर्ड प्राइस का आया है, ये प्राइस कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में कहीं यूज होता है, और उसी फंडामेंटल कंसेप्ट को मनी का टर्म दिया गया है। सो क्या है ये, सर्विंग एज अ मीडियम। क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर याद करना हो कि व्हाट इज मनी, एक डेफिनेशन में पूरा लिखा हुआ है, आपको कहीं लिखना हो तो मनी क्या है, सिंपल टर्म में मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक बीच का रास्ता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले, सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ था मनी का, उसमें सबसे पहला आपका एक कंसेप्ट आता है बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, आप किसी कोई कमोडिटी को देते थे, कोई सामान देते थे और सामान के बदले सामान लेते थे। वहां कोई भी ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कोई भी कंसेप्ट था ही नहीं कि किसी चीज के बदले हम कोई बीच की चीज दे रहे हैं। ठीक, वहां पर सामान का ही लेन देन करना था। आप एक सामान दो, आपको जो चाहिए उस सामान के बदले आप एक सामान सामने वाले को जो उसको चाहिए वो दो। तो ये था बार्टर सिस्टम में। ठीक, अब यहाँ पर वही एक ड्रॉबैक आया था कि मान लो हमको चावल की जरूरत है और सामने वाले के पास हमको चावल की जरूरत है और मेरे पास गेहूं है बहुत सारा। ठीक, लेकिन सामने वाले को भी चावल की जरूरत है, उसके पास भी गेहूं है बहुत सारा। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि नीड दोनों को किसकी है, चावल की ही नीड है, और दोनों के पास क्या है, गेहूं ही रखा हुआ है। तो और जो तीसरा पर्सन है उसके पास जो चावल रखा हुआ वो देना ही नहीं चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि वो दे और गेहूं इनके एक्सचेंज में ले, क्योंकि उसके पास भी गेहूं बहुत सारा रखा हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो बार्टर सिस्टम हो गया, ये जो एक्सचेंज हो रहा था गुड्स का, वो हो ही नहीं पाया। तो जब अगर मनी होता, एक मॉनेटरी बीच का मिडिल मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ होता, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाता कि भले ज्यादा प्राइस में ही जो उसको ज्यादा दाम दे रहा होता वो उसको बेच देता, ठीक, थोड़ा सा, तो एक तरीके से वो एक्सचेंज हो सकता था। तो इसलिए मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या स्टोर ऑफ वैल्यू है, या उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा करके कहीं रख सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक, एक वैल्यू है, सर्टेन अमाउंट है, उस सर्टेन अमाउंट की कुछ ना कुछ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, पहले 1 रुपए की कुछ वैल्यू थी, आज वो 1 रुपए की वैल्यू कम हो गई और 10 रुपए की वैल्यू, 1 रुपए की वैल्यू 10 रुपए के बराबर हो गई है। ठीक, या 1 रुपए की वैल्यू अब 5 रुपए के बराबर हो गई है, जो इन्फ्लेशन रेट हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि आपने पहले कुछ अमाउंट रखा होगा 50,000, अगर अपने पास बस रखे हुए थे, तो उस 50,000 की वैल्यू आज के टाइम में कितनी है, ये हो जाएगा। या पैसे की वैल्यू जो होती है, मैंने स्टार्टिंग में जब इन्फ्लेशन में पढ़ाई हूँ तो आपको पता भी होगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, मनी की वैल्यू हमेशा गिरती रहती है। ठीक, मनी की वैल्यू हमेशा गिरती रहती है, मनी बढ़ता है, मनी बढ़ता है, लेकिन मनी की
परचेजिंग वैल्यू जो होती है, जो खरीदने की क्षमता होती है उसकी, वो गिरती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं मनी हैज इट्स ओन वैल्यू, मनी की खुद की वैल्यू होती है और उसको स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपने घर में पैसे मत रखो, आप बैंक में रखो ताकि उस पर थोड़ा इंटरेस्ट आपको मिले, ठीक, या कहीं इन्वेस्ट करो तो उस पर थोड़ा सा और कमाओगे आप, आपकी पैसे की वैल्यू इंक्रीज होगी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यूज की कुछ एक वैल्यू रहती है, अगर उसको आप रख रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पर बनती है, ठीक। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है क्योंकि आप दाम निकाल सकते हो कि इस पैसे की कितनी कितनी अमाउंट है, कितना उसका वैल्यू है, कितनी उसकी रेट है। तो एक यूनिट ऑफ अकाउंट भी इसका होता है। तुम सिंपली आपको मनी समझाना हो तो इन 3 टर्म में आप इसको समझा सकते हो, ठीक। सो इट्स कम इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स में, क्योंकि अब आपके पास मनी के कई सारे फॉर्म्स हैं। जो इवोल्यूशन अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी, उसमें देखोगे कि कितने टाइप ऑफ मनी आपके पास अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। सो वो आप देखोगे, इट्स कम फॉर वेरियस फॉर्म ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल बता देते हैं, पेपर मनी आया, ठीक, पहले कॉइन था, कॉइन से फिर पेपर मनी गया, पेपर मनी से फिर प्लास्टिक मनी आया, और अब तो डिजिटल करेंसी हो गया है। आप मनी का कैशलेस ट्रांजैक्शन करो, मनी बस आपके अकाउंट में है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली में वो, लेकिन आप ट्रांजैक्शन का सामने से ही भेज दे रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो भी तो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मनी का। तो इस अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस से एक अलग अलग फॉर्म के आपको मनी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये था आपका मनी का डेफिनेशन। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम इसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ, आपका ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये बैच है, बीकॉम फर्स्ट बैच चल रहा है। ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में रहता है, और जो भी बच्चे हैं अभी तक वो नहीं इनरोल किए, जल्दी से इनरोल कर लो, आपका पेपर का टाइम पास आ रहा है, आपके एग्जामिनेशन टाइम आने वाले हैं। और इसी के साथ बता देती हूँ यहीं पर कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फुल लेक्चर, जितने आपके यूनिट थे उनका सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने ऐप पे, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप पे। साथ ही साथ एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के भी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। इन दोनों को ही आप देखना चाहो तो एनरोल करके जल्दी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक। चलो आप पढ़ते हैं सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, सॉरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी से मैनेजमेंट याद आ रहा है मुझे, ओके चलो। धन का कार्य क्या है, क्या फंक्शन है, सबसे पहला तो फंक्शन यही है जो सब कोई जानता होगा कि इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक बीच का क्या है, साधन है जिस मीडियम से आप फिर अपने सामान को एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक। तो मनी फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बाय सर्विंग एज अ वाइडली एक्सेप्टेड, क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी को बदले मनी कह दो कि तुम मुझे मान लो मैंने आपसे कहा कि तुम मुझे वो दो, मुझे गोल्ड चाहिए, तो मुझे गोल्ड दो और मैं बदले में तुम्हें उसका अमाउंट दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, मनी दे दूंगा, ठीक। तो तुम क्या मना कर दोगे मुझसे, मना कर दोगे कि नहीं मैं मनी नहीं लूंगी रिटर्न में, मुझे कोई सामान चाहिए कुछ और दो, नहीं होगा। तो क्यों, क्या है ये, अगर किसी दुकान पे भी जाओ तो वहां पर जैसे पीके में था, ओके, पीके मूवी देखे होगे, वहां पर वो सामान खरीदने गया था, ठीक, और उस सामान के बदले उसको पैसा देना था, ठीक। तो अब वो पैसे के बदले कुछ और चीज दे रहा था, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे ये गांधी जी बने हुए ही चाहिए, ये बना होगा तो फिर समझा कि अच्छा उनकी ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पर इनकी वैल्यू ना होकर गांधी जी के फोटो वाली जो पिक्चर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि ये वाइडली एक्सेप्टेड, अगर वो सामने वाले को दोगे तो बिना वो आपसे सवाल किए, बिना कुछ कहे वो आपको उसके एक्सचेंज में सामान दे देगा, ठीक। तो ये आपका मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन है फॉर सर्विंग एज अ वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी को यूज किया जाता है, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। तो इट एलिमिनेट्स, क्या एलिमिनेट्स करता है, नीड ऑफ बार्टर। जो मैंने कहा नीड ऑफ बार्टर जो है, जो बार्टर में हो रहा था एक्सचेंज में, आपको जो सामान चाहिए जिसके पास चाहिए वो अगर रिटर्न में एक दूसरे के पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो वहां पर ये मनी जो है वो आपको हेल्प कर रहा था। वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली, जहां पर गुड्स और सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाते थे, और वो भी करेक्ट वैल्यू पे। कभी कभी होता था कि चावल महंगा हो, गेहूं सस्ता हो, लेकिन वो जो क्वांटिटी है 1 किलो हम दे 1 किलो तुम दो, ठीक। तो जो वैल्यू मैच करना था वहां पर उस बार्टर सिस्टम वैल्यू मैच नहीं हो पाता, लेकिन मनी में वो वैल्यू यहाँ पर एक्सचेंज करके मैच किया जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ अकाउंट, आपके डेफिनेशन में भी था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो अगर डेफिनेशन याद कर रहे हो तो फंक्शन याद हो जाएगा, फंक्शन याद करो तो डेफिनेशन भी लिख लोगे आराम से, ठीक। मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर, क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है कि अगर गुड्स का दाम तय कर दिया गया कि वो 10 रुपए का है, वो 100 रुपए का है, वो 50 रुपए का है, तो वो उतने का ही मिलेगा। तो यूनिट ऑफ अकाउंट एक प्रॉपर एक मेजर है, प्रॉपर मेजर और कॉमन मेजर है। अगर यहाँ पर 10 का है तो वहां पर भी 10 का ही होगा। तो ये जो मेजर बनाया गया है वो उसी को कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट,
और किसको बनाया गया ऐसा यूनिट ऑफ अकाउंट? मनी को। तो प्राइसेस आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। प्राइस क्या होती है? एक्सप्रेस की जाती है। 10 रुपए का 20 रुपए जो मैंने कहा, मॉनेटरी टर्म में उसको बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। मेक इट इजियर फॉर पीपल टू कंपेयर एंड इवेलुएट डिफरेंट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, लोगों को कहते हैं ना कि इस दुकान पे गए थे वो 1000 रुपए का दे रहा था, इस दुकान पे गए थे वो 800 रुपए का दे रहा था। तो ये जो मॉनेटरी टर्म है, जो यूनिट है, ये जो प्राइस है, इससे आप डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको किस दुकान पे जाके कौन सा सामान लेना है। कि देख सकते हो ना कि ये 1000 रुपए में किस क्वालिटी का दे रहा है और ये 800 रुपए में किस क्वालिटी का दे रहा है। अगर क्वालिटी 1000 का ज्यादा अच्छा होगा, 800 का खराब होगा, तो आप 1000 वाला ले लोगे। लेकिन क्वालिटी अगर सेम होगा तो आप क्यों 1000 वाला लोगे, आप तो 800 रुपए लेने जाओगे ना। तो ये आपको मनी जो है, मनी जो आपको मनी दिया गया है, इससे आप जो भी प्राइस तय किया गया है, कॉमन मेजर बनाया गया है, उससे आप तय कर सकोगे कि आपको कहां से अपने परचेजिंग जो डिफरेंट प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसको कंपेयर करके कहां से इवैल्यूएट करोगे, किस जगह से आपको वो सामान लेना चाहिए। तो ठीक, ये आपका दूसरा फंक्शन था। आई होप सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको साथ ही साथ, मेरे साथ ही साथ आपको याद होते जा रहे हैं। मेरे साथ ही बोलो, सबसे पहला फंक्शन क्या है? मनी का, क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है। आप मनी रोज अपने हाथ में रखते हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं मनी का यूज तो आप कर ही रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज के बदले आप दे रहे हो। दूसरा, मनी को एक बनाया गया, मॉनेटरी टर्म दिया गया, एक प्राइस सेट किया गया, कॉमन मेजर बनाया गया है, तो एक यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शन, वो आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि डेफिनेशन में भी दिया था कि इसका खुद का स्टोर ऑफ वैल्यू है। मनी कैन बी स्टोर्ड और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए पैसे को सेव किया जा सकता है। पहले के टाइम में, इधर कुछ बहुत सालों से प्रमोट किया जा रहा है कि अब गड्ढों में पैसों को रखना बांध कर, या अरमाली में छुपा के रखना, तिजोरी में रखना, इससे अच्छा है कि आप बैंक में रखो अपना अमाउंट, ताकि आपका जो भी अब पैसा है, मनी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज की जा सके। तो कहीं ना कहीं लोग पहले भी स्टोर करते थे, वो अपने तरीके से स्टोर करते थे, लोग आज भी स्टोर करते हैं। कुछ बैंक में करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करके करते हैं, कुछ कोई प्रीमियम करके लेके करते हैं, LIC लेके करते हैं, लाइक कोई भी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस लेके करते हैं। तो ये क्या है, आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, संभाल के रख रहे हो। किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कर रहे हो कि इन केस हमको कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, या इन केस हमको कुछ अमाउंट की जरूरत इन फ्यूचर पड़ेगी तो हमने क्या किया, अपना प्रीमियम करना, अपना इंस्टॉलमेंट देना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, या इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में करो, SIP करो। किस लिए करो? ताकि इन फ्यूचर अगर हमको सर्टेन अमाउंट की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके। तो क्या है, मनी हैज इट स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की स्टोर वैल्यू होती है, किस लिए होती है? ताकि उसको स्टोर करते हैं, उसको हम सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में यूज कर सके। एंड इट शुड मेंटेन, क्या मेंटेन करना चाहिए? इट्स वैल्यू ओवर टाइम। इट शुड मेंटेन इट्स वैल्यू। वही वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, कहाँ रख रहे हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अलाउइंग पीपल टू डिफर कंजप्शन एंड सेव फॉर द फ्यूचर, ताकि वो डिफरेंट, मान लो किसी को कार लेना है, स्कूटी लेना है, नॉर्मल फोन लेना है, तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव कर रहा है। ठीक, अच्छा बैंक में सेव करे, कहीं पर भी सेव करे, थोड़ा थोड़ा, मतलब SIP में भी सेविंग की जा सकती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, डिफर कर सकता है पीपल, कैसे क्या कंजप्शन करनी है उन्हें, कहाँ कितना अमाउंट सेव करना है। तो ये सेविंग के लिए, फ्यूचर वैल्यूज, फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए मनी क्या है, वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू देता है। नेक्स्ट आता है डिफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो जाता है? मनी अलाउज फॉर ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स पेमेंट इन फ्यूचर। डिफर्ड पेमेंट मतलब पेमेंट ऐसा जो आपको अभी नहीं करना है, इन फ्यूचर करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि आप फ्यूचर में उसका पेमेंट भी कहीं ना कहीं करोगे। अगर आप कार लेने के लिए, स्कूटी लेने के लिए, बाइक लेने के लिए सेव कर रहे हो पैसा, तो उस पैसे को आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में फिर उसको इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर के लिए उसको निकालोगे। और मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी है कि आपको कहीं से उधार लेना है, ठीक, आपके पास पैसा नहीं था, आपने कहीं से लोन ले लिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज के डेट पे हम परचेज कर रहे हैं लेकिन हम 1 साल बाद आपसे ये गुड्स लेने आएंगे, ठीक, या जो भी रेट उस टाइम रहेगा उस रेट से हम उस सामान को लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वैल्यू के हिसाब से, एक मॉनेटरी मनी के हिसाब से ही आप क्या कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक लोन ले रहे हो या उधार ले रहे हो कहीं से कि ठीक है आप इतना पैसा उधार दे दो, हम आपको इतना % इंटरेस्ट देके वापस लौटा देंगे। तो जो इतना % इंटरेस्ट है वो मनी का ही निकल रहा है, उस मनी का इंटरेस्ट निकल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट के लिए भी हम मनी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें बार्टर सिस्टम की बात करें तो वहां पर चावल, गेहूं और ये सभी जो भी चीजें हैं उसको लंबे समय तक, 5 साल 10-10 साल तक उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर स्टोरेज ऑफ वैल्यू
नहीं था, वहां पर डिफर्ड पेमेंट वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन मनी के आने से आपके पास एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू का कंसेप्ट आ गया और आप फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो कहीं, इसका भी कंसेप्ट इसी वैल्यू टर्म से ही, मनी टर्म से ही आया है। ठीक, तो ये आपके थे 4, जिसमें आगे लिखा भी है कि कॉन्ट्रैक्ट, लोन, डेब्ट कैन बी डिनोमिनेटेड इन मनी, उसको हम मनी के टर्म में उसको डिनोमिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं, प्रोवाइडिंग अ रिलायबल मीन्स फॉर ऑनरिंग दीज ऑब्लिगेशन। रिलायबल मीन्स ऑफ है, एक रिलायबल मीन्स है ताकि आप उसमें लिखित में बता सको कि इतना अमाउंट देना होगा, इतने अमाउंट का है ये, तो वो फ्यूचर का भी चीजें रिलायबल वहां पर हो जाती है, फ्यूचर में कितना अमाउंट देना होगा उसकी रिलायबिलिटी, उसका भरोसा एक जो है वो बन जाता है। ठीक, चलो, तो ये थे 4 आपके फंक्शन ऑफ मनी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है सिग्निफिकेंस। ठीक, सिग्निफिकेंस का सिंपल मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक, इंपॉर्टेंस पूछे या सिग्निफिकेंस पूछे, ठीक, तो क्या सिग्निफिकेंस है आपके मनी का, महत्व क्या है। ओके, सो सबसे पहला महत्व क्या है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आपके मनी के आने से, मनी जो मॉनेटरी टर्म, हम मनी जो पैसा यूज करते हैं हम, ठीक, जो एक्सचेंज ऑफ मीडियम आपका आया है, उसके आने से क्या हुआ है, आपके इकोनॉमी में एफिशिएंसी, आपकी इकोनॉमी की एफिशिएंसी, जो आपका अर्थशास्त्र है पूरा, आपका जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उसकी एफिशिएंसी क्या की हुई है, इंक्रीज हुई है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप सही समय पे सही चीज को कर रहे हो, ठीक, डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। आपको करने आता है लेकिन उस समय आप कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए। लेकिन अगर आपको आता है, यू हैव दैट थिंग एंड यू आर यूजिंग दैट थिंग, आपके पास है और आप उस चीज को यूज कर रहे हो उसी समय सही टाइम पे, तो वो उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक मेन मतलब होता है एफिशिएंसी का। कई बार पता है कि वेरी एफिशिएंट, वेरी इफेक्टिव, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का सिंपली यही मतलब होता है कि आप सही काम सही समय पे अगर कर रहे हो तो वो आपकी एफिशिएंसी को, आपके अंदर जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो वही लिखा है मनी एनहांस, मनी क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एनहांस करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन। किस लिए, ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करके, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करके एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक, अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर दूं अगर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको ये याद रहेगा कि आपको किन किन चीजों पे मेन फोकस करना है। ठीक, फोकस आपका क्या है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्या है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ठीक, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, क्या रिड्यूस करता है, ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिड्यूस करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और इंक्रीज करता है किसको, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। यहाँ क्या मतलब हो गया, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि आपके बार्टर सिस्टम में देखोगे कि वहां पर कॉस्ट लगता था। कैसे कॉस्ट लगता था कि एक अपने घर से अपना सामान लेके निकलेगा, एक मार्केट बनाया गया था वहां पर, वो वहां पर आएगा सामान लेकर, ये यहाँ से आएगा अपना सामान लेकर, वहां पर बैठ के फिर वो वहां पर खर्चा भी लगा, भाई वहां से यहाँ तक आ रहे हैं तो हम अपना सारा इंतजाम लेकर आएंगे, सारा अपना कॉस्टिंग लगा के आएंगे। ठीक, साथ ही साथ जो स्पीड की बात की, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब जब तक वो इंसान अपने घर से निकल के वहां तक पहुंचेगा नहीं, या ये इंसान अपने घर से पहुंच के वहां निकले पहुंचेगा नहीं, तब तक वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। लेकिन मनी के आने से क्या हुआ कि आपको आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि मनी अगर पहले के जमाने जाओ राजा महाराजाओं में तो सोने का सिक्का बनाया गया था, ठीक, वो कॉस्टली भी होता था, फिर धीरे धीरे करते करते मेटल पे, और आज हम पेपर मनी पे आ गए हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ, पेपर मनी जो 10 रुपए का नोट बनता है, ये जो 10 रुपए का नोट यहाँ बन रहा है, ठीक, इस 10 रुपए के नोट में इसको बनाने की कॉस्टिंग हो सकता है 1 ही रुपए आ रही हो बस। ठीक, तो क्या हो गया, वैल्यू तो उस नोट का 10 रुपए है, ठीक, 10 रुपए का है, लेकिन उसको बनाने में खर्चा जो लग रहा है वो तो 1 ही रुपए लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट भी, यहाँ पर भी कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, और वही सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब लेन देन वाले में, लेन देन में भी, कि यहाँ से आए तो मेरा कोई खर्चा नहीं, पॉकेट में लेके चले आए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि फिजिबल है, आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो उस पैसे को लेकर। और आज के टाइम में तो लोग पैसा भी लेकर ट्रैवल नहीं करते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 है, 1 लाख रुपए लेके जाना है कहीं पर, तो चलो ऑनलाइन कर देंगे हम आपको, तो वहां तो अब और कॉस्ट कटिंग हो गई, अब तो कॉस्ट कटिंग और ज्यादा हो गई। जब तक पेपर था, पेपर लोग ज्यादा यूज करते थे, पेपर मनी था, जैसे डिजिटल कोई ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट यूपीआई वाला कंसेप्ट नहीं था। ठीक,
तो वहां पर बैंक जाके कराना पड़ता था। लेकिन ठीक है, तो लोग कहते कि चलो ठीक है, हम अपने लेकर आ जाएंगे पैसा, तो वहां चोरी के भी चांसेस है और लोग, लेकिन हाँ ये भी तो धीरे धीरे देखो इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, कि पहले जो सोचा गया, सोच देख रहे हो, सोच में डेवलपमेंट आया है आपके। कोई ना कोई सोचा कि आप एक्सचेंज ऐसे बार्टर नहीं कर सकते, या ऐसे सिर्फ कमोडिटी का एक्सचेंज कर नहीं सकते, या जो कॉइन है उस कॉइन को लेके ढोने में बहुत ही मेहनत लगता था, उसको लेके ढोने में वो कॉइन का भार इतना ज्यादा हो जाता था कि आप उसको ट्रैवल नहीं कर सकते लेकर। तो फिर आया कि चलो पेपर के तौर पे बनाते हैं, तो पेपर करेंसी आई। फिर तो पेपर करेंसी आई तो ठीक है, चलो वो आप एक जगह से दूसरे कैरी कर सकते हो। लेकिन फिर आ गया कि अब उसमें चोरी हो जाता है, या इतना ज्यादा अमाउंट होकर है, 50,000 है, या उससे ज्यादा अमाउंट है, 1 लाख 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख है, तो उसको भी पूरे ब्रीफकेस में लेके ढो के जाना पड़ेगा। ठीक, फिर और एक रिवॉल्यूशन आया। रिवॉल्यूशन क्या आया कि अब चलो ठीक है, ढोना भी नहीं है, आपके हाथ में, आपके फोन में है, आप अपने फोन से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये क्या इवोल्यूशन है? तो ये मनी का ही है कि मनी के होने से, ये मनी आया, एक मनी टर्म यूज किया गया, मनी बनाया गया, उससे क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी एफिशिएंसी, आपकी इकोनॉमी में जो चीजें धीरे होती थी, जिनमें ज्यादा खर्चा लगता था, वो खर्चा कम लग रहा है, वो चीजें तेज होने लगी हैं। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ है। तो इट प्रोमोट स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। क्या करता है? स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक, पहला तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी था, दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, इट इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मनी, हेल्प्स मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट। वही मैंने कहा, एक स्टेबल यूनिट ऑफ अकाउंट अगर आप दोगे कि कितना आपके पैसे की वैल्यू है, जो भी कमोडिटी है वो कितने रुपए का है, तो इससे क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी आपके में आता है, और जिससे आप अपने मनी को इफेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि जब चीजें तय होती हैं तो उन चीजों को डिसाइड करना आसान होता है। जब चीजें तय ना हो, पता ना हो, तो चीजों को डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आपको पता है कि 1000 का, ये 800 का है, डिफरेंस 200 का है, समझ में आ गया आपको वहां पर, तो आप अपनी चीजों को डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर मनी जो है वो देता है। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, वही चीज हो गया, कहीं ना कहीं आपके जो फंक्शन से ही आपके इंपॉर्टेंस को बना दिया गया है। ठीक, और इसी तरीके से आप अपने अगर फंक्शन समझ जाओ कि मनी क्या है, मनी का मीनिंग क्या है, मनी क्या कहता है, क्या उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, किस काम में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं उस काम को अगर याद करो और इंपॉर्टेंस नहीं भी पढ़ के गए हो, तो भी आप उस फंक्शन के बेस पे आप अपने इंपॉर्टेंस को खुद बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मान लो आपको नहीं, आपने सिर्फ फंक्शन पढ़ा था, लेकिन फंक्शन में ये तो पढ़ा था ना कि वो यूनिट ऑफ अकाउंट देता है। ठीक, यूनिट ऑफ अकाउंट है, यूनिट ऑफ अकाउंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिट ऑफ अकाउंट देने से कॉमन मेजर बन रहा है, कॉमन मेजर बनने से प्राइस में स्टेबिलिटी आ रही कि ये इतने का है तो इतने का ही है। ठीक, एक अमाउंट हमने तय कर दिया। सिमिलरली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? ये उसी से आया है जहां पर आपने कहा ना कि इसकी स्टोर वैल्यू होती है, इसको रखने की एक वैल्यू होती है, इसको सेव किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए। तो कहीं ना कहीं आप वहां पर सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्रमोट किया जा रहा है मनी के थ्रू। तो ये आपका आ जाता है तीसरा सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, जिसमें मनी अलाउ पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। क्या कर रहा है? सेव और इन्वेस्ट करने में उसको हेल्प कर रहा है, लीडिंग टू कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। फ्यूचर में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो कैपिटल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है कैपिटल, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बैंक में सेव करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सरकार के पास भी या मार्केट में भी वो पैसा आपका जाएगा। तो जिसको जहां इन्वेस्ट कर, सरकार के पास बैंक में गया, बैंक को जहां इन्वेस्ट करना होगा वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, है तो आपका पैसा वो सेव है, वहां पर आपको मिलेगा ही वापस। लेकिन उसके पास तो अमाउंट आया ना, तो उसको फर्दर और इन्वेस्टमेंट के लिए भेज सकता है। तो इस तरीके से आपका ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन मार्केट जो है, इंस्टीट्यूशन जो है रिलाई करते हैं और मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, पूरी तरीके से रिलाई करते हैं एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक, तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको क्या देता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। हाउ कैन, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है? मनी प्ले अ क्रिटिकल रोल, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन अ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। किसके? फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंश्योरिंग दैट कैपिटल कैन बी एलोकेटेड एफिशिएंटली, क्योंकि वहां पर आपको सिखाया जाता है कि कैपिटल को आप कितने अच्छी तरीके से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वही जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो मनी आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है कि आपको कहाँ, किस मार्केट में, जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हेल्प करता है ताकि वो आपके जो भी कैपिटल है उसको अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे एलोकेट कर सकें, लगा सकें, ताकि उसका रिटर्न उनको ज्यादा मिले। ठीक,
तो ये केस, ये 4 हो गए आपके सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसके बाद मैं न्यू स्लाइड आपके लिए ऐड करूंगी और आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपने इतना चीज तो ब्रीफ में देख ही लिया कि मीनिंग क्या है, मनी क्या है, समझ में आ गया है। अब मनी कहाँ से आया है, किस टर्म से आया, ये भी समझ में आ गया। अब मनी का फंक्शन क्या है वो भी क्लियर हो गया, और साथ ही साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी क्लियर हो गया। तो मनी तो समझ में आ गया है, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि मनी को इवोल्यूट कैसे किया गया, कैसे इवोल्यूशन हुआ है मनी का, मनी आया कैसे है। तो फिर आपका टॉपिक आ जाता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये आपके बैंकिंग का भी जो सब्जेक्ट है, कहीं पर बैंकिंग करके, करेंसी एंड बैंकिंग करके, मनी एंड बैंकिंग करके है, वो सब्जेक्ट भी है, तो वो यहाँ पर इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक। या आप मनी मार्केट भी पढ़ते हो तो भी आपको इवोल्यूशन यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक। या जो जनरली आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ठीक, इकोनॉमिक्स याद करो आप अपने, हाँ मुझसे अगर पढ़े होगे अपने इंट्रेंस में, जब हमने एलयू का, डीडीयू का एंट्रेंस की तैयारी की थी, सीयूटी की तैयारी की थी, तो उसमें जनरली आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो नहीं बोली हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग करके आपका टॉपिक था, जिसमें आपने मनी के बारे में भी समझा था और बैंकिंग के बारे में भी समझा था। और जो पढ़े होंगे मुझसे उन्हें जानते होंगे कि यस, वहां पर मैम ने मनी के बारे में बताया था काफी सारी चीजें। तो वही सेम आपको यहाँ पे इवोल्यूशन भी जानना पड़ेगा कि मनी क्या है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो किसी को कोई आइडिया है, किसी को ये आइडिया है सबसे पहले मनी कैसे आया है? तो अभी तो हम बात ही कर रहे थे उसकी, सबको याद भी होगा, अभी सुने भी होंगे। तो सबसे पहले आपका आया है बार्टर, ठीक, सबसे पहले क्या आया है, बार्टर सिस्टम आया है, ओके। बार्टर सिस्टम में अब इसको और डिटेल में समझाऊंगी कि अभी तक हमने उससे से एग्जांपल सारे समझे। बार्टर सिस्टम में सिंपली क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स से सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज किया जाता है। तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ, मैं छोटा सा लिख दूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम या बाय गुड्स और सर्विस से, गुड्स और सर्विस से ही दोनों का एक्सचेंज किया जाता था, ठीक। चलो वैसे मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिलेगा फिर बाकी लिखने का, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, अब बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया है, बार्टर सिस्टम के बाद आया आपका मेटालिक मनी। क्या आया है, फिर आया आपका मेटालिक मनी, ठीक। इसमें किस चीज की बात की गई है, क्या किसी को आइडिया है कि इसमें मेटालिक मनी में क्या बात की जाती है? तो मेटालिक मनी में सिंपली आपके गोल्ड से, बस मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूँ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक, या ब्रॉन्ज हो गया, जो भी मेटल है, मेटल के बेस पे चीज की बात की गई है, जो भी मेटल के बेस पे है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, इस सारी चीजें, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, ये सारी चीजें पहले यूज किया करते थे, कॉपर, टिन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जब बार्टर सिस्टम था तो वहां पर लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स का इन प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक। मेटालिक आया इसीलिए कि अब सामान के बदले सामान नहीं मिल पा रहा है तो चलो कुछ बनाते हैं, ठीक, कुछ बनाते हैं तो चलो गोल्ड कॉइन आया, पहले गोल्ड आया, फिर गोल्ड और सिल्वर आया, तो वहां पर सिर्फ राजा महाराजाओं के पास ही गोल्ड सिल्वर के एक्सचेंज में रहते थे, जो मतलब हाई क्लास को बिलोंग करते थे उन्हीं के पास से ये हो पाता था, तो जो लोअर वाले थे उनके पास नहीं होता था। फिर धीरे और चेंजेस आए तो फिर बनने लगे कॉपर टिन में, ठीक, कॉपर टिन में बना तो अब ये डिमेरिट आने लगा कि कॉपर टिन है तो हर किसी के पास हो जा रहा है, ठीक, हर कोई अपने से ही बना ले रहा है कॉइन, ठीक है, अपने से ही उसको यूज करने लग रहा है, ऐसा मनी, मेटालिक मनी यूज करने लग रहा है, तो वहां पर ये डिमेरिट आने लगा था। तो फिर इसके बाद आपका आया, इसके बाद फिर आपका एवोल्यूशन हुआ और आया आपका स्टैंडर्ड मनी, फिर एक स्टैंडर्ड मनी बनाया गया आपके लिए, ठीक। फिर आपका स्टैंडर्ड मनी यहां कर बनकर आया। अब स्टैंडर्ड मनी का मतलब क्या है, ओके, सो स्टैंडर्ड मनी क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड मनी एक तरीके से फुल बॉडी मनी बनाया गया आपके लिए, फुल बॉडीड मनी
जिसको लाया गया कब, इन द ईयर 1835 टू 1893, इन द ईयर 1835 टू 1893 इसमें लाया गया, और एक स्टैंडर्ड बनाया गया आपके पैसे का, वही जो आपका पैसा आया था, मनी आया था, उसका स्टैंडर्ड बनाया गया, फुल बॉडी मनी बनाई गई बाय दी गवर्नमेंट। इंडियन रुपी कॉइन किया गया था इसी टाइम, किस टाइम किया गया था, इंडियन रुपी जो हुई थी, इंडियन रुपी को इसी टाइम कॉइन किया गया था, इंडियन रुपी को लाया गया था इसी टाइम, ठीक, इसी टाइम में इंडियन रुपी कॉइन को बनाया गया था, इंडियन रुपी कॉइन लिख देती हूँ, मेड ऑफ सिल्वर, इसी को कहा गया था फुल बॉडी कॉइन, ठीक। तो इंडियन रुपी कॉइन लाया गया था, जिसको किसमें था, वो सिल्वर में था, और इसको एक स्टैंडर्ड मनी बना दिया गया था कि ठीक है भाई, जो आपका कॉइन आप अभी भी यूज करते हो, सिल्वर कॉइन जो आप यूज करते हो, ठीक, तो उसको बना दिया कि ये है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मनी बना दिया गया। अब इसके बाद क्या था, अब इसके बाद आपका आ गया था यहाँ पर टोकन मनी, फिर बात की गई किसकी, टोकन मनी की बात की गई। अब इस टोकन मनी से क्या समझते हो, इसका मतलब कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेटल इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक। फॉर एग्जांपल कैसे कहा जाए, टोकन जो दिया जाता है, जैसे कि नहीं आपको फेट में जाते हो, ठीक, फेट में अगर गए आप, आपने कहा गया ये टोकन आपको लेना पड़ेगा, किसी दुकान पे जाते हो, वहां वो कहते हैं ना कि नहीं भैया आप टोकन लेकर आओ, टोकन के बदले टोकन होगा तो फिर हम आपको दे पाएंगे, ठीक। तो वहां पर टोकन एक इंट्रिंसिक वैल्यू बनाई गई, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक इंट्रिंसिक वैल्यू बनाया गया, ठीक, ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ, कोई बैंक नोट दे दिया, ठीक, मतलब वो पैसा नहीं है, वो कोई सिल्वर नहीं है, गोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक नोट है, एक रिटन टोकन है, टोकन पे लिखा हुआ कुछ चीजें हैं, वो एक उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक, उसकी वैल्यू कुछ है जो उस पेपर पे लिख दी गई है, और उसको एज अ टोकन बना दिया गया है, और जहां पर भी ये टोकन यूज होता है, अगर उसको लेकर जाओगे आप, तो उसके बदले आपको जो भी चीज चाहिए होगा उस अमाउंट के हिसाब से, जितने जितने का भी आपके पास टोकन होगा, 10,000 का हो, 5,000 का हो, 100 रुपए का हो, तो उस हिसाब से आपको फिर वो चीज मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेट में जाते हो, कहीं स्कूल में फेट लगता है, आपके स्कूल में लगा भी होगा, तो वहां पर टोकन सिस्टम लगाया जाता है कि 10 रुपए का आपको 5 टोकन मिलेगा, अब वो एक एक टोकन के हिसाब से जो फेट है उसमें सामान लगे होंगे, ठीक, कि एक टोकन पे ये मिलेगा, दूसरे टोकन पे 10 रुपए के टोकन पे ये मिलेगा, 5वें टोकन पे ये मिलेगा, तो वो क्या किया गया, वो असली में पैसा तो था नहीं, उस पर लिख दिया गया कि ये इतने इतने अमाउंट का है, ठीक है। तो उतने अमाउंट 10 रुपए का होता ना, कहीं कहीं स्कूल में था, मेरे स्कूल में ही था कि 10 रुपए में 5 टोकन मिला था, ठीक, तो 2-2 रुपए का वो टोकन हो गया, लेकिन उस एक टोकन पे हमको ये सामान मिल सकता था। तो इस तरीके से आपको क्या किया गया, एक बैंक नोट समझ लो ना, कि एक नोट है, उस नोट पे लिख दिया गया है, और फिर उसके एक्सचेंज में आपको जो सामान मिलना है, जो भी उस एक्सचेंज में, जो भी मॉनेटरी एक्सचेंज जो भी होगा उसका, उस एक्सचेंज में जो भी सामान उसमें मिल सकता है वो आपको मिलेगा। तो वो आया था फिर अब टोकन मनी का कंसेप्ट, ठीक, क्लियर हो गया ये चीज। फिर आपका आया था क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड, एक और बीच में आ सकता है, लेकिन ठीक है, एक मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ, सब्सिडरी मनी होता है जिसको एक लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, वो उसको उसका कंसेप्ट भी एक रहता है, लेकिन ठीक है हम सीधे अब चलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पे, ठीक। फिर आया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, इसमें क्या बात की गई है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या यूज होने लगा था, यहाँ पर डायरेक्टली गोल्ड यूज होने लगा था, क्या यूज होने लगा था, गोल्ड। और आई थिंक यहाँ पर सिल्वर गोल्ड नहीं आया था, सीधे ये कॉपर टिन की बात की गई थी यहाँ पर, ठीक, नहीं गोल्ड था, रहने दो, लिख देती हूँ, गोल्ड सिल्वर सब में था, वही जो राजा महाराजा का बताया था मैंने, वही केस में था। फिर बीच में टोकन के बाद आपका वापस से गोल्ड को एक स्टैंडर्ड बनाया, गोल्ड का स्टैंडर्ड बनाया गया, मतलब ये नहीं गोल्ड को बेचने लगे थे, गोल्ड को स्टैंडर्ड बना के उसके हिसाब से वो अमाउंट तय किया गया था कि ये इतने का गोल्ड रहेगा तो आपको इतना सामान मिल जाएगा, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड वहां पर बना था, ठीक। उसके बाद फिर आपका आ गया था यहाँ पर, लास्टली यहाँ पर आया था आपका ये पेपर करेंसी। अच्छा मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए था इसमें, चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ, पेपर करेंसी, ठीक। फिर आपका आया ये पेपर करेंसी, जिसके बारे में आप जानते भी हो कि पेपर करेंसी क्या है, जो आपका नोट सिस्टम आया है यहाँ पर, जो आपका नोट सिस्टम आया था, नोट सिस्टम वो आया है, जो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, ठीक, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो ऑफ इन कंट्री जो भी है, सेंट्रल बैंक आपका यहाँ आरबीआई है, तो सेंट्रल बैंक आपका ये इशू करता है आपका ये नोट, ठीक है। तो आगे आपका आ गया पेपर करेंसी सिस्टम, ठीक। फिर इसके बाद आ गया आपका पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, समझ लो सिस्टम बोलो, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आया आपका
प्लास्टिक मनी, ठीक। अब प्लास्टिक मनी क्या होता है, सब जानते भी होंगे कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, सो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दी हूँ। प्लास्टिक मनी जो आप यूज करते हो, कभी कभी कहीं ना कहीं यूज करते होगे, जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक, जो भी प्लास्टिक कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, प्लास्टिक मनी में। कि अब आपको पेपर करेंसी भी लेके नहीं चलना है। अगर आप कहीं ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, मान लो कि ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है ना, तो यहाँ पर तो सामान को हटाया गया कि सामान के बदले आप कुछ मेटालिक कॉइन बना दो। अब ये भी भारी हो गया कि कॉपर लेके जा रहे हैं, टिन लेके जा रहे हैं, गोल्ड लेके जा रहे हैं, सिल्वर लेके जा रहे हैं, भारी हो गया। या सबके पास ये मिलने लगा था, ये हाई फाई लोगों के पास ही था, चलो ये हो गया। फिर एक स्टैंडर्ड बना देगा, सिल्वर को एज अ कॉइन किया गया था स्टैंडर्ड, ठीक। वहां से अभी तक भी सिल्वर जो कॉइन आपको मिलता है 1 रुपए का, 2 रुपए का, वो अभी भी चल रहा है, ठीक। ये बनाया गया। फिर कहा गया कि चलो टोकन बना के देखते हैं। टोकन जो बीच में ये बनाया गया था, फिर इसको हटा दिया गया था, और फिर आया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड एक बनाया, और फिर इसका जो अब चलता है, अभी भी चलता है, जो क्या क्या पेपर करेंसी आ गया। तो पेपर करेंसी को भी ट्रैवल करने में ऑब्वियसली बात है, ज्यादा अमाउंट है, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, उसको लेके जाना कहीं पर रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, कहीं चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसके लिए फिर चेंज किया गया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आया तो हुआ कि चलो ठीक है, अब पूरा पैसा लेके नहीं जाना है, अब सिर्फ कार्ड लेके जाना है, ठीक। जैसे सिंगल कार्ड आप लेके जाओ, प्लास्टिक का एक मनी बना दिया गया है, उसी में आपका सब कुछ है, सारा अकाउंट में पैसा है, उस पार्ट को स्वाइप करोगे और आपका ट्रांजेक्शन वहीं पर हो जाएगा। वहां जिसको भी पैसा देना होगा उस सबसे आप अपना ट्रांजेक्शन जो भी खरीदना होगा उससे वो आप खरीद लोगे, ठीक। लेकिन अब तो इसके बाद भी और इवोल्यूशन हो गया आपका। अब वो क्या आ गया इवोल्यूशन आपका, डिजिटल करेंसी बोले या क्रिप्टो करेंसी बोल दूं, ठीक। अच्छा, ये प्लास्टिक मनी में कहीं ना कहीं यूपीआई आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक से आपको रिलेट करके, लिंक करके ही आप वहां पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक। तो वो मोबाइल मनी भी कर सकते हैं अलग से, फोन मनी हो गया, अब तो मोबाइल मोड अलग अलग। देखो इवोल्यूशन इतना सारा बेसिक बता रही हूँ मैं, ये हुआ है। बीच में और भी बहुत सारे हुए हैं, जाओ तो चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। लेकिन फिर अब लास्टली आपका क्या चल रहा है, अब अभी आपका डिजिटल करेंसी चल रहा है, ठीक, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। यहाँ तो मनी एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई ऐसा टर्म ही नहीं है, कुछ मनी है ही नहीं यहाँ पर। कोई एक डिजिटल अमाउंट है जो एक्चुअली में आपके बैंक में भी वो अमाउंट नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन उसका भी एक्सचेंज, उसके क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन आपका है, वो बिटकॉइन आपके करेंसी, ऐसा कोई कॉइन है ही नहीं, एग्जिस्ट मतलब एक्चुअली में उसको देखोगे तो वो कुछ है नहीं, फिजिकल रूप में नहीं है वो। लेकिन हाँ एज अ क्लाउड वो सब चीजें हैं, वो है, बस डिजिटल फॉर्म में है, ऑनलाइन फॉर्म में है, तो उसको एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट आपका करेंसी यहाँ पर आया है, ठीक। जो अभी आपका याद रहो तो क्रिप्टो के जो बिटकॉइन है, इसको जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको मान्यता नहीं दी, इसको इलीगल ही मानती, इसको लीगल आपको अथॉरिटी नहीं दी है। तो उसने अपना खुद का एक अलग से निकाला है, ठीक, अलग से उसका क्रिप्टो करेंसी निकला हुआ है। मैं नाम भूल नहीं उसका, कुछ आईसी कुछ कुछ तो नाम था उसका, ठीक है। उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक। तो वो आरबीआई ने खुद का अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, ये है, ठीक है। उसको बिटकॉइन को बस उसने मान्यता नहीं दी है अपने इंडिया में यूज करने के लिए। लोग करना चाहें तो कर सकते, उसमें पैसा डूबेगा तो उसको कोई दिक्कत, वो बैंक मतलब गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हाँ आरबीआई ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी वहां पर निकाला है, ठीक। तो ये था आपका छोटा सा इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो कि याद रखना, ठीक है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसको अगर यहाँ पर मुझे जगह मिल जाए तो मैं इसको यही लिख देती हूँ। ठीक, नेक्स्ट आपका ये हुआ, ओके। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक। इस फॉर्म्स ऑफ मनी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या चीज देखा, तो मनी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मनी का रीजन कहाँ से है, फंक्शन क्या है मनी का, सिग्निफिकेंस क्या है, एंड लास्टली आपने इवोल्यूशन ऑफ मनी भी देख लिया है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो आ जाता है आपका ई मनी, भी इसमें आ सकता है कहीं पर, इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्रिप्टो करेंसी से पहले अगर आप चाहो तो ई मनी को भी लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो यूपीआई आप करो उसको अलग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको कह सकते हैं ई मनी, ठीक, क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट में है, ठीक। ई मनी को भी मैंने यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक। फिर उसके बाद मैंने कर दिया आपका क्रिप्टो मनी या करेंसी,
ठीक, तो अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास हम ये देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, किस किस तरीके के मनी आपके हैं, और लास्टली थोड़ा जल्दी उसमें देखेंगे क्योंकि यही सारी चीजें आपके वापस थोड़े से टाइप्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी में रिपीट होंगे थोड़े से, ठीक, कुछ नई चीजें भी उसमें आएंगी। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ई मनी को लेकर, ठीक, और फिर उसके बाद आपका थ्योरी स्टार्ट होगा जिसको थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा भी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ जो फिशर का है मनी का, ठीक। चलो तो इसी से एंड करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। ओके चलो, सो विद दिस आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा सारे मनी के कंसेप्ट्स में, मनी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। इसी के साथ एंड करती हूँ क्लास को, सब पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अभी भी समय है, देर नहीं हुआ है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलेंगे, अब एग्जाम आने भी वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाउट रहेगा, पूछना होगा, तो व्हाट्सएप का लिंक जो है आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ पहली बार भी देख रहे हो या पुराना भी देखे हुए हो, पहले से जानते हो मुझे, ओके। सो फिर कमेंट करके कैसा गया लेक्चर, कैसा लगा लेक्चर, उसके बारे में जरूर बताना, ओके। सो इसी के साथ एंड करती हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।